नमस्कार शशांक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्ते। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं। इटली पहुंच चुके हैं। नॉर्वे में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो घटना हुई है, पहले तो आप उसको कैसे देखते हैं? वो जो कंट्रोवर्शियल पत्रकार वहां की बताई जा रही है, हेली लिंग, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो सवाल पूछने की कोशिश की, क्या आपको सच में लगता है कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते वो सवाल पूछ रही थी, या फिर वो किसी टूल किट का हिस्सा है? अंजू जी, मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये पूरा मैं कार्यक्रम देखता हूं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उसको आगे बढ़ाया गया, डेफिनेटली ये एक पेड एंगल था। ये एक वैसा एंगल था इकोसिस्टम का कि एक हॉटशॉट लेना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा को विफल करना है, इसमें एक ऐसी कंट्रोवर्सी निकालने की कोशिश करना है जिससे मोदी जी का कॉन्फिडेंस डगमगा जाए, देश की छवि खराब हो जाए। कुछ लोगों ने खुल के बोला है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत सही तरीके से इसको डील किया गया है। जो ये कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई है उसका एग्जांपल देखिए अंजू जी। उस लड़की की, जिस जर्नलिस्ट की आप बात कर रहे हो, उसके 500-600 फॉलोअर होते थे ट्विटर पे, वो एक्टिव भी नहीं थी, एक्स जिसको हम बोलते हैं। उसका मेन प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक है, वो टिकटॉक पे एक्टिव थी। आज उन्होंने ये वीडियो डाला और जिस तरीके से आधे घंटे के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने उसको कोट करके ट्वीट किया। लीडर ऑफ अपोजिशन भले ही देश में चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे उनकी काफी बड़ी फॉलोइंग है। जिस तरीके से उन्होंने उसको कोट करके पोस्ट किया और कह दिया कि कुछ छुपाने की बात नहीं है तो आप डर क्यों रहे हो, और इस तरीके की बात, और इंडिया की इमेज को कॉम्प्रोमाइज करने की बात, तो ये है एक दिखता है अंजू जी किस तरीके से आपने एक ऐसे मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की जो अदरवाइज नहीं था। क्यों हुआ ये चीज, आप ये देखिए। अब अंजू जी देखिए, नॉर्वे में आखिरी बार इस देश का कौन सा प्रधानमंत्री गया था? तो अब देखिएगा 1983 में इंदिरा गांधी जी गई थी, उसके बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं उठाया। अब मोदी जी जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? जब पूरा दुनिया लड़ाई कर रहा है एक दूसरे से। आज ही डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया, ईरान से जो उनकी लड़ाई चल रही है, युद्ध कहीं नहीं रुक रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से रशिया यूक्रेन की लड़ाई वापस से शुरू हो गई। उस माहौल में अगर मोदी जी देश से निकले, और हमारे देश में भी दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या उस तरीके की चीजें, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को खराब ना हो, उसके लिए मोदी जी दूसरे देश गए हैं। 5 देश की यात्रा कर रहे हैं, 7-8 देश के राज्याध्यक्षों से मिले हैं। तो जिस तरीके से इकोसिस्टम उन पे अटैक कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली तो उनको हरा नहीं सकता। राहुल गांधी तो बार बार चुनाव हार रहे हैं, अभी भी 4 राज्यों के चुनाव हारे। तो अब इस तरीके का जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, मुझे लगता है काफी आपत्तिजनक है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में हैं, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अरे आपको अगर अपने देश के प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत है तो देश में आके लड़िए, चुनाव में लड़िए, बहुत सारे तरीके हैं। नॉर्वे सिखाएगा क्या हमको कि हमको कैसे करना है? नॉर्वे की पूरी जनसंख्या 5 मिलियन है, 50 लाख। हमारे दिल्ली में रहता हूं अंजू जी, मैं दिल्ली में हर दिन 70 लाख लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करते हैं हर दिन। नॉर्वे हमसे सिखाएगा? ये प्रेस, ये जो हमको इंडेक्स दिखा रहे हैं कि हम रैंक 1 है प्रेस फ्रीडम में, और इंडिया 157 है, यही बात कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली हुआ क्या? उस जिस जगह की बात कर रहे हैं जहां मोदी जी ने इनको जवाब नहीं दिया, वहां पे तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जगह उसके लिए नहीं थी अंजू जी। अगर मैं कहीं पे क्रिकेट खेलने जा रहा हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं डिनर करूंगा यहीं पे। हर जगह की अलग जगह होती है। और देश का प्रधानमंत्री से अगर आपको प्रश्न पूछना है तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया? क्या आपका न्यूज चैनल अपॉइंटेड है? क्या आप पूछ सकते हैं? और मोदी जी छोड़िए, क्या आप अपने देश के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछ पाए? मैं तो बाद में देख रहा था, शॉक था अंजू जी कि जिस तरीके से इनको कोट करके हमारे देश की अपोजिशन हॉटशॉट ले रहे हैं बार बार। मतलब ध्रुव राठी जैसा एक आदमी है, ध्रुव राठी लिखता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को हर जगह ह्यूमिलिएट होना चाहिए ऐसे ही। इसका मतलब अंजू जी देखिए, इसका मतलब ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई थी। ये लेफ्ट इकोसिस्टम ही कर सकता है कि चुने हुए नेतृत्व से अगर आपको दिक्कत है तो उसको ह्यूमिलिएट करिए। जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी वाला जो नेता है वो लिख रहा है, या संजय सिंह हंस रहे हैं, हमको आम आदमी पार्टी का इतिहास नहीं पता है कि किस तरीके से अपने लोगों को पुलिस को लगा देते हैं मीडिया वाले और लोगों को अरेस्ट करने के लिए। हम नॉर्वे नहीं है, हम भारत हैं। भारत में 29 राज्य हैं और यहाँ की कानून व्यवस्था अलग अलग स्टेट की पुलिस की होती है, अनलाइक नॉर्वे। नॉर्वे छोटा सा एक दिल्ली से छोटा शहर है, वहां पे तो ठीक है, एक ही बात होगा तो आप रैंक 1 में आ गए। अरे भाई, आप अपनी संख्या और हमारी जनसंख्या को कंपेयर कीजिए। और अंजू जी, ये मैं क्या कहूं, नॉर्वे का प्रधानमंत्री उनको समझा रहा है वहां की प्रेस को कि अरे भाई समझो,
वो जिस देश की बात कर रहे हो वहां 145 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, इतना बड़ा राष्ट्र है, वहां पे इस तरीके से नहीं होगा कि आप फोन करिए प्रधानमंत्री से बात कर लीजिए। अलग अलग तरीके होते हैं, हर जगह का अपना होता है। तो लेफ्ट इकोसिस्टम ये बहुत साल तक ट्राई कर रहा था, यूरोप ही पूरा दुनिया है। और यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है शशांक जी कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने देखिए देश को बदनाम कर दिया, क्या इमेज है भारत की आज की तारीख में, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री तो सवाल का जवाब देने की बजाय भाग गए। राहुल भी प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का फर्क समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तब कहां थे जब उनकी पार्टी के वो जो यूथ विंग है उसके लोग एआई समिट के दौरान नंगे होकर घूम रहे थे, तब देश बदनाम नहीं हो रहा था। तब राहुल गांधी को होश नहीं आया कि दुनिया भर के देश आए हैं भारत में उस समिट में हिस्सा लेने के लिए, तभी तमाशा नहीं होना चाहिए था। आज उनको बड़ी फिक्र हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया तो देश बदनाम हो गया। हाँ नहीं, सही बात है। और अंजू जी, मैं अभी आपके बात करते करते मैं देख भी रहा था, इन्होंने जो उसके बाद बैक टू बैक ट्वीट किए हैं, ये क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि जर्नलिज्म कन्फ्रंटेशनल होता है। अरे भाई, आप किसी नेता का नहीं पूछताछ कर रही है जो उनके देश में जाके। आपके देश में अगर किसी देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आपके राष्ट्रीय गेस्ट हुए, आप उनके साथ इस तरीके का बर्ताव कैसे कर सकती हैं? अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लिख के दीजिए, या अगर पूछना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो रहा है तो कहिए। हो भी नहीं रहा है, ब्रीफिंग में चले गए, वहां इस तरह से चीखा चिल्ली करने की कोशिश जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही आपत्तिजनक है अंजू जी। और मैं ये मानता हूं कि नॉर्वे और भारत के बीच में जो मित्रता है, जो बढ़ाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, इसीलिए इतने साल क्या दौरा कर रहे हैं। अगर इस तरीके की एमेच्योर लोग उस तरीके की इन्वॉल्वमेंट रखेंगे और उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उस देश की सत्ता को देखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत ही दया आती है अपने देश के ऑपोजिशन को देख के। आपके पास कोई विषय नहीं है बात करने का। आपको पता है कि पूरी दुनिया जब युद्ध कर रही है तो इस देश को इकोनॉमिक संकट में नहीं घुसना चाहिए, और आप हमेशा मोदी जी से प्रश्न पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। भाई, मोदी जी चाहते हैं इस देश को समस्या ना हो, इसीलिए वो इन देशों की यात्रा कर रहे हैं ताकि सही से हमारे पास पेट्रोल डीजल आ जाए, पैसे आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, एक्सेट्रा। और ऐसे माहौल में क्या किसी एमेच्योर पत्रकार की इस तरीके के प्रश्न पूछने पे उसको आप इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे कि आप सीधा मोदी को एक तरह से गाली देना शुरू कर दिया आपने सोशल मीडिया पे? क्योंकि मकसद यही था ना, जिस तरीके से जब वो सवाल पूछ रही है, कहीं दूर खड़े होकर वीडियो बनाया गया है मोबाइल पर और फोकस्ड वीडियो बनाया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि पहले से सब तय था कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मैं ये सवाल पूछूंगी, और उसको भी पता था कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएम मोदी जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। और इस बात का जवाब तो उसने खुद ही दे दिया है। उसने एक बीबीसी को शायद इंटरव्यू दिया, उसमें खुद बोल बैठी है कि वो तो प्रेस ब्रीफिंग थी, मुझे सवाल वहां पर शायद नहीं पूछना चाहिए था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बाद में एमईए ने ली, वहां पर शांति से बैठकर उसने उन सवालों के जवाब भी नहीं सुने। हाँ नहीं, बिल्कुल। मैं ये भी साथ में देख रहा था इनके वीडियो में कि ये अपना जो बहुत सारा ट्वीट उन्होंने किया, इस हमारे देश को क्यूबा से कंपेयर करने की कोशिश की गई अंजू जी। क्या हम क्यूबा हैं? अरे यार, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है भाई। हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उतने शायद आपके यहाँ लोग नहीं होते होंगे जो वोट देने जाते होंगे। अंजू जी, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये महिला बार बार एक ट्वीट में एक बात लिख रही है जो अदरवाइज हमारे देश की ऑपोजिशन भी उठा रही है। वो ये उठा रही है कि नॉर्वे की जो प्रेस इंडेक्स रैंकिंग है वो 1 है और भारत की 157 है, तो इसीलिए कम है क्योंकि मोदी जी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी इंटरव्यू दें या नहीं दें, मोदी जी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उनके नेतागण, और उनको खुद जाके पार्लियामेंट में बयानबाजी देनी पड़ती है, हर बार हर चीज का जवाब देना पड़ता है, जुडिशियल स्क्रूटिनी अलग होती है अलग। और दूसरी बात, ये रैंकिंग बना कौन रहा है अंजू जी? सोरोस का पैसा लग रहा है इसमें। उसका एक फाउंडेशन है ओपन सोर्स वाला, उसका पैसा लग रहा है खुला, क्योंकि उनको तो बताना पड़ता है पैसा कौन दे रहा है। और मजे की बात, हम 157 पे हैं अंजू जी, आप विश्वास नहीं मानिएगा, हमसे ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों है। मतलब जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जेल में इसलिए ठूस दिया गया कि वो जाके रशिया के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिल लिया हो, आप उसको भारत से ऊपर रखेंगे? वह पाकिस्तान में प्रेस की फ्रीडम क्या है नहीं पता इन लोगों को। अब सोचिए, बांग्लादेश से नीचे, पाकिस्तान से नीचे, बांग्लादेश में अभी क्या हुआ मीडिया के साथ नहीं देखा हमने। तो ये ना एक आई डोंट नो क्या सिस्टम है लेफ्ट और इस्लामिस्ट का कि हर चीज में ना, क्योंकि हम इकलौते सिविलाइजेशन बच गए आखिरी, इतने पुराने, साथ में हम पॉलिथिस्ट भी हैं, हिंदू हैं
भाई इतने हजारों साल पे इनके आक्रमण के बाद भी ना हम क्रिश्चियन बने ना इस्लाम बने, हम हिंदू ही रह गए। वो मन में अलग खटपटाहट है। हमारे देश का जो जीडीपी होता था इतना बड़ा होता था, जिसको अंग्रेजों ने और मुगलों ने बहुत कम कर दिया। हम वापस हिंदू ग्रोथ ऑफ इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। तो ऑब्वियसली इसलिए टारगेट ज्यादा हो रहा है। इकलौता ये नहीं है, एक मैं बीच में देख रहा था अंजू जी, हंगर इंडेक्स कि कितने भूखे लोग रहते हैं, भाई उसमें हमको इतना नीचे रख दिया। मतलब उसमें भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब हमसे अच्छे थे। हम राहत सामग्री दे देते, फ्री में खाना बांट देते। हमारे पास इतना खाना है अंजू जी, ये नॉर्वे और इस तरह की कंट्रीज अपने आप को सोशलिस्ट कंट्री बोलती है, ठीक है। हम तो टेक्निकली सोशलिस्ट है भी नहीं। टेक्निकली इनके अपने टर्म में जो यहाँ की सरकार है मोदी जी की, वो तो राइट विंग की है, कैपिटलिस्ट। 80-85 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देते हैं हम, है तो दे रहे हैं, भाई तुमको चाहिए तुमको भी देंगे, खैरात में बांट देंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को बोलने से पहले कि भाई तुम भूखे हो? अरे भाई भूखा कोई ना रहे इसलिए हम खाना सबको देंगे। और यही होता है प्रॉपर सोशलिज्म, जो हमारा अपना सोशलिज्म है। बीच में देख रहा था कि भारत को ये लोग क्राइम इंडेक्स में बहुत ऊपर रख रहे थे। बहुत सारे जो यूरोप के कंट्रीज थे अपना नंबर निकाल रहे थे कि भारत जाने से पहले सोच के जाओ, डरावना है, और हमको पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बराबर रख दिया था। अंजू जी मैं पूछता हूं कि स्कूलों में जाके जो बंदूक चलती है और बच्चों को मार दिया जाता है, वो भारत में ज्यादा होता है कि अमेरिका में? ये जो लूटपाट होती है ये भारत में ज्यादा हो रहा है आजकल की फ्रांस में। तो मेरा मानना है कि इस देश को बदनाम करने की ये सारी कोशिश है, ये लेफ्ट इकोसिस्टम, नॉट जस्ट दिस। बीच में अमेरिका हमको ज्ञान देने लगता है कि भाई तुम्हारे यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि तुम रिलीजन के खिलाफ इंटॉलरेंस फैला रहे हो, सबको बराबरी का हक नहीं दे रहे हो। भाई क्रिश्चियनिटी के जितने तबके भारत में रहते हैं, जितने टाइप ऑफ क्रिश्चियंस, मुस्लिम जितने टाइप ऑफ मुस्लिम्स इस देश में रहते हैं, पूरे दुनिया में कहीं रहते होंगे। सऊदी और यूएई में भी उतने मुस्लिम्स नहीं रहते उतने टाइप के जितने भारत में रहते हैं। और सिर्फ यही क्यों, ज्यूज जो होते हैं, ज्यूज का पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जो इकलौता कंट्री जहां उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ वो भारत में हुआ। भारत में अत्याचार हुआ ही नहीं, इसलिए ज्यूज आज भी कहते हैं कि हमारे लिए दो ही कंट्री है, इजराइल और भारत। लेकिन इनके इंडेक्स को देखिएगा आप, उसमें भी हम बहुत नीचे मिलेंगे। तो भारत के साथ ये सौतेला व्यवहार बहुत समय से रहा है, और ये लेफ्ट इकोसिस्टम को बहुत अच्छा लगता है। लेफ्ट इकोसिस्टम और वो इस्लामिस्ट के साथ मिल जाते हैं, छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं। मैं अंजू जी हमेशा मानता हूं कि अभी जो पूरा वर्ल्ड लड़ाई कर रहा है, युद्ध में जुड़ा हुआ है, तो देख रहा है भारत की तरफ। भारत ना तो युद्ध कर रहा है, ना ही कह रहा है कि हम साइड नहीं लेंगे, कह रहा है हम साइड लेंगे भाई, कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए, हम उसका साइड है, और साथ में अपना डेवलपमेंट भी कर रहा है जी। तो ऐसे मामले को देखते हुए इन लोगों के मन में एक छटपटाहट हो रही है कि इस देश को हम चुपचाप आगे कैसे बढ़ने दें। सबसे मजेदार बात यह है कि ये भारत में कांग्रेस जो पार्टी उसको फॉलो कर रही है, अपने देश की भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अंजू जी एक हमारी तरफ मिथिला में कहावत है, सूप दूसरे चलनी को जिसके सहस्त्र दे छेद। इनके अपने शरीर में छेद है और दूसरे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये सुप्रिया श्रीनिवास, मेरे को दुख होता है ये समझते हुए और सोचते हुए कि आपकी बिरादरी से आती है, खुद मीडिया पर्सनल रही हुई है। क्या डिफरेंस इन्होंने रखा है? क्या इस तरीके का होता है मीडिया पर्सनल? क्या लिख रही है यहाँ पे, ये जो लिख रही हैं, दुम दबाकर भागे मोदी जी, है क्या मोदी जी इनका नौकर है या मोदी जी इनका ड्राइवर है जो इस तरीके की बातें? और सोचिए ये अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बात कर रही हैं, तो अपने घर में रहने वाले लोगों के बारे में किस तरीके की बात करती होंगी? तो चाटुकारिता की हद है ये इस तरीके का जो बयानबाजी है, अडानी और ये सब। अरे भाई तुम्हारे कांग्रेस के शासन में अडानी पैसा नहीं देता है, बैन कर दो। इतनी हिम्मत है तो कहो कि तेलंगाना में अडानी का पैसा नहीं लेंगे, वो तो नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है अंजू जी की बहुत ही घटिया तरीके की राजनीति है, चुनाव जीतने का हिम्मत है नहीं, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें। जहां तक रही बात इस नॉर्वे की जर्नलिस्ट की, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट की, मैं भी देख रहा था इंस्टाग्राम में, वो किसी को फॉलो नहीं करी, कांग्रेस को कर रही है। राहुल गांधी रिस्पॉन्स दे रहा है, देश की तमाम मीडिया अच्छा ये भी लिखा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मिनिस्टर थे, वो लिख रहे हैं कि हमारे देश की मीडिया में तो इतना दम नहीं है, सीखना चाहिए उनसे। अरे भाई क्या सीखना चाहिए? 5.5 मिलियन, 55 लाख से ज्यादा की जनसंख्या नहीं है, इतने में तो कई सारे हमारे सीट के लोकसभा सांसद जीत जाते हैं। इतना डिफरेंस रहता है उनकी जीत का, मार्जिन का।
तो इस तरीके की आपत्ति ने ना टिप्पणी करना, मैं बहुत अच्छा फील करता हूं ना कि इसमें ना इनका चरित्र दिखता है, और शायद इसीलिए इस देश की जनता इनको बार बार हरा रही है। अगर इनका चरित्र अच्छा होता तो जिताती ना, क्यों हरा रही है? सोशल मीडिया में जेंजी करते रहते हैं, 55 साल के हो गए, अपने को जेंजी से कंपेयर कर रहे हैं तो नहीं, बोलते हैं। तो होता क्या है अल्टीमेटली? हारते हैं हर जगह। वही लीडर ऑफ अपोजिशन को गलती से मिल गया, उस पॉइंट को उठाए हुए हैं, इसे थोड़ी बहुत जो उनकी इज्जत है। लेकिन मेरा मानना है कि ये भी ठीक है, इस तरीके का ऑपोजिशन होना चाहिए अंजू जी। इस देश का सौभाग्य है कि इस तरीके का ऑपोजिशन है, इसीलिए मोदी जी निर्विरोध जीत रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझाइए कि राहुल गांधी को देश की छवि की बड़ी चिंता हो रही है। शशांक जी, राहुल गांधी जब विदेशों में जाकर छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं, किसी भी कॉलेज में घुस जाते हैं, वहां मंच से कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, अमेरिका क्यों नहीं दखल देता है। जब वो इस तरह की बातें करते हैं और ये भी बोलते हैं कि देखिए भारत में तो सिख समुदाय के साथ क्या हो रहा है, कोई भी पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे नहीं जा सकता, जब इस तरह की वाहियात बातें करते हैं तब क्या देश बदनाम नहीं होता है? आज उनको बड़ी चिंता होगी कि पीएम मोदी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, भाग खड़े हुए, तो देश की छवि खराब होगी। वो खुद जो करतूते करते हैं कभी उसके बारे में आंकलन नहीं करते। अंजू जी बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, जिन राज्यों में उनकी सरकार है कांग्रेस की, उन राज्यों में मीडिया और लोगों के पावर और ह्यूमन राइट की क्या हैसियत होती है वो हमने देखा है। तमिलनाडु में इनकी सरकार थी तो लोग कैसे बिहार और पंजाब और दिल्ली आते थे अरेस्ट करने के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए। जब इनके डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो किस तरीके से कितने सारे लोगों का अकाउंट ब्लॉक किया हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उनके पिताजी राजीव गांधी ने, जो भारत पहला देश बना जिसने सैटेनिक वर्सेस को बैन किया, तो हम भूल गए क्या वो सब समय? इमरजेंसी इनकी सरकार ने लगाई। और अभी जो आप अपने शो चैनल पे यहाँ दिखा रही हैं, ये हेल लिंक का जो पोस्ट है जिसपे इन्होंने कॉल की बात की है, अंजू जी आप आश्चर्यचकित रहेंगे। हेल लिंक ने कहा कि मैं कल आपको इतने बजे इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्या आप आइएगा? और उसमें राहुल गांधी ने कहा हाँ आऊंगा मैं। आप सोचिए अंजू जी, किसी का भी इंटरव्यू आप लेते हो तो आप उसका समय पूछोगे कि अपना समय उसको बताओगे? स्पेशली अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन जैसा बड़ा दायित्व तो रखता है भारत जैसे बड़े देश का, नॉर्वे जैसे कंट्री के सामने। वो पत्रकार भी नहीं है अंजू जी, वो तो एमेच्योर टिकटॉकर है। उसने इनको लिख दिया इतने बजे इस तारीख को इस दिन क्या आप रेडी हो गए, और इन्होंने स्वयं जवाब दे दिया हाँ रेडी रहेंगे। क्योंकि डंडा पड़ा होगा जॉर्ज सोरोस से कि इंटरव्यू देना है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये उस टूल किट का हिस्सा है, तो इंटरव्यू के लिए मना कैसे कर सकते हैं? इनको बड़ी तलब हो रही है इंटरव्यू देने की, तो अर्नब गोस्वामी को दे देना एक इंटरव्यू पहले दिया था, आज की तारीख में भी दे दे। और सोचिए 600 फॉलोअर्स थे इसके पहले, आज मैं देख रहा था 33,000 फॉलोअर हो गए विद इन 24 आवर्स। बिना टूल किट के सब नहीं होता अंजू जी, ना ही। देखिए वो पत्रकार कैसी है मैं तो नहीं जानता अंजू जी, लेकिन बीबीसी हिंदी में उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था अभी, बीबीसी हिंदी में वो खुद एडमिट कर रही है इस बात को कि हाँ वो जो जगह थी वहां पे क्वेश्चन पूछने का वैसा नहीं था माहौल, वो प्रेस इंटरव्यू नहीं हो रही थी, ब्रीफिंग हो रही थी केवल। वो वहां पे चिल्ला के जिस तरीके से, आप समझिए कि वो ऐसा भी नहीं कि फ्रंट लाइन में बैठी हुई थी, पीछे कहीं बैठी हुई थी। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया, जिस तरीके से जूम करके कि भाई एक एक मूवमेंट मोदी जी का काउंट हो जाए और उस 8 सेकंड के वीडियो को जिस तरीके से दिखाया जा सके भारत के खिलाफ, वो सक्सेसफुल हो गई। लेकिन हमेशा की तरह पृथ्वीराज चौहान खुद से नहीं हारता, उसको जयचंद मिलते हैं हराने के लिए। यहाँ भी मोदी जी खड़े हुए हैं, मोदी जी के साथ लोग की देश की जनसंख्या खड़ी है, लेकिन यही राहुल गांधी, संजय सिंह, सुप्रिया श्रीने, इस तरीके के लोग हैं जो भारत को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, भारत की छवि को खराब होता हुआ देखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि पार्लियामेंट में आपके पास इनफ समय होता है, आपको प्रश्न पूछना है पूछिए, मिनिस्टर से आपको जो पूछना है पूछिए, सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज करना है करिए, लेकिन दूसरे देश के सामने अपने देश की छवि को खराब करना आपको क्या मजा आ रहा है? और जैसा आप कह रहे हो अंजू जी, ये भी बात सही है, राहुल गांधी ऐसा पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं तो जिस तरीके से भारत की छवि खराब करने की भरपूर कोशिश करते हैं, वो हर बार कोशिश करते हैं। कांग्रेस के जो ओसीआई जो फॉरेन कंट्री के अध्यक्ष हैं, वो हर बार सैम पित्रोदा जो जिस तरीके की बयानबाजी देते हैं, हर बार दिखता है कि ये प्रायोजित है कि देश का नाम खराब करो, कैसे भी चुनाव तो होता रहेगा, पहले नाम खराब करो। कुछ समय पहले निकोबार आइलैंड जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डेवलप कर रही है ताकि हम अगल बगल के देशों से ज्यादा अपने यहाँ अट्रैक्शन ला पाए, टूरिज्म ला पाए, सब प्रोटेक्ट कर पाए, उसका विरोध करने चले गए। बंगाल में चुनाव छोड़ दिया विरोध करने के चक्कर में। तो यहाँ भी वही है, देश को छोड़ दिया विरोध करने के चक्कर में।
कुछ होना तो नहीं अंजू जी, ये सिर्फ ट्विटर पे ही चुनाव जीत सकते हैं, इससे कुछ होना नहीं है। आप समझिए एक बात को, इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री होता, याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। मोदी जी अपोजिशन लीडर होते हुए कह रहे थे कि हमको जो बोलना है बोलेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले। और यहाँ पे ये कॉल करके, ऐसा नहीं कि वहां के प्रधानमंत्री ने या किसी नेता ने बोला हो, एक छोटी सी जर्नलिस्ट ने बोला, उसको फोन करके बोल रहे हैं भाई यहाँ बात करता हूं मैं, बताओ। तो पूरी वामपंथ हो गई है कांग्रेस, अनफॉर्चुनेट है। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि राहुल गांधी को इंटरव्यू देने की इतनी तलब हो रही है, तो उस 2 टके की पत्रकार को इंटरव्यू देने से बेहतर है कि वो अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार को इंटरव्यू दे देना। एक इंटरव्यू उन्होंने बहुत पहले दिया था शुरुआत में, उसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं, तो देना इंटरव्यू। और दूसरा इसमें चाइनीज एंगल भी तो है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है हेली लिंग के बारे में कि इसने आज तक जो भी स्टोरीज की हैं वो प्रो चाइना की हैं, भारत के खिलाफ स्टोरीज की हैं, अमेरिका के खिलाफ भी की हैं। तो चाइना से इसको भी फंडिंग आई होगी, चाइना से भी कहा गया होगा कि भाई ये सवाल पूछो, क्योंकि चाइना भी तो बहुत परेशान है ना इस वक्त, जिस तरह से बंगाल में भगवा लहराया है। अंजू जी देखिए, कम्युनिस्ट का हमेशा से रहा है, लेफ्टिस्ट का हमेशा से रहा है कि जहां भी सही तरीके की सरकार है उसको किसी तरीके से आप डिस्टर्ब करिए, यही लेफ्ट इकोसिस्टम इनको सिखाता है। तो पहले यही काम यूएसएसआर करता था और अब यही काम चाइना करती है। जब यूएसएसआर करता था तो किस तरीके से इंदिरा गांधी और उसकी पूरी कैबिनेट पैसा ले लेके पेरोल पे थी रशिया के, सबको पता है, फाइल पे फाइल, बुक पे बुक लिखी हुई है उसके ऊपर में। और अब चाइना, क्योंकि रशिया कमजोर है और चाइना वो उस जगह को ले रहा है, तो चाइना अपने एजेंट्स को और पैसे को उस तरीके से प्रयोग कर रहा है हर देश में, ताकि वो चाइनीज इकोसिस्टम के फेवर में काम करे और बाकी देशों को नीचे करे। और बाकी देशों से मतलब है जो उसके कंपटीशन में आए वो देश। तो चाइना अपना कंपटीशन किसको मानता है आज के डेट में? ऑब्वियसली जिससे उसकी इकोनॉमी को इफेक्ट हो पाएगा। एक अमेरिका है जिसको छूना चाहता है और एक इंडिया है जो उसके पास पहुंचना चाहता है। इस 2 देशों से उसको सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, उसमें भी अमेरिका में जितने भी डेवलप्ड बिजनेसेस हैं जो अमेरिका को बड़ा बना रहे हैं वो सारे इंडियंस हैं, तो इसलिए इंडिया से उसकी समस्या ज्यादा है। सोचिए अंजू जी, इसीलिए जिस चाइना ने अपने देश में मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया है, वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है और $बिलियन के फंड डाल रहा है। तो नॉर्वे हो या इटली हो या उसके पहले नीदरलैंड हो या उसके पहले यूएई हो, मोदी जी जहां भी जा रहे हैं चाइना की नजर बहुत ज्यादा है। चाइना बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि भारत रुक जाए। और ये सिर्फ चाइना नहीं है अकेले में, ये पूरा वो इकोसिस्टम है जो नहीं चाहता भारत आगे बढ़े। चाहे वो अमेरिका के वो सारे जो खुफिया लोग हैं जो नहीं चाहते भारत आगे बढ़े, यूरोप में काफी लोग हैं जो नहीं चाहते भारत आगे बढ़े, ऐसे ही चाइना में बहुत सारे लोग हैं और चाइना में सरकार ही है जो नहीं चाहती भारत आगे बढ़े। ये सब रोकने का प्रयास है। अनफॉर्चुनेट है कि भारत के अपोजिशन उसके साथ है, लेकिन अच्छी बात यह कि सोशल मीडिया के थ्रू हमको पता चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं और किस लेवल तक जा सकते हैं। पहले तो नहीं पता चलता था अंजू जी, इंदिरा गांधी के घर में बैग पे बैग नहीं आते थे क्या नोट के, यहां तक का हल्ला था कि वो बैग नोट तो रख ही लेती थी, बैग भी नहीं लौटाती थी रशियंस को। तो क्या पता, आप कह रही है नॉर्वे की, मैं तो कहता हूं आप एक लेवल और आगे जाइए। वो नॉर्वे की जो पत्रकार है उन्होंने तो चाइनीज के पैसे से लिए ही होंगे, राहुल गांधी ने नहीं लिया है क्या? वो एमओयू क्या था जो चाइना से साइन हुआ था, उसके बाद से ही तो चाइना और इंडिया का उस तरीके का चीज हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये सारे फंडेड हो सकते हैं चाइना के, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत समझदारी की है भारत की प्रधानमंत्री ने कि उन्होंने तरीके से जवाब दिया है, तरीके से जवाब दिलवाया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। बट आप ओवरऑल देखेंगे इस 5 दिन का जो ये 7 कंट्री के लोगों से मिले हैं और 5 कंट्रीज का जो दौरा किया, मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। शायद इसी वजह से खलबली हो रही है, क्योंकि 2 देशों ने तो भारत को सबसे बड़ा अपना अवार्ड भी दे दिया इसी बीच में। आप सही कह रहे हैं कि पीएम मोदी के बिहाफ पर जिस तरह से नॉर्वे के प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा और लताड़ लगानी पड़ी, वो मैसेज राहुल गांधी तक भी पहुंचना चाहिए। नॉर्वे को पता है कि भारत क्या है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री समझ पा रहे हैं कि भारत के साथ दोस्ती कितनी जरूरी है, लेकिन वो एजेंडाधारी पत्रकार हेली तो किसी और के इशारे पर काम कर रही है ना, वो तो राहुल की तरह ही हुई ना। उसको देश से क्या मतलब है? उसको क्या मतलब है कि देश के रिश्ते भारत से खराब होते हैं या सही होते हैं? राहुल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, चुनाव में नहीं हरा पाते हैं तो इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। और अगर सही मायने में राहुल की कोई सांठगांठ नहीं होती इसके साथ,
या राहुल किसी के इशारे पर नहीं नाच रहे होते, तो यही राहुल को सामने आकर ये बोलना चाहिए था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करने वाली ये पत्रकार कौन होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आधे घंटे के फेर में ही उसके ट्वीट को रीट्वीट करके राहुल गांधी इंटरव्यू देने को तैयार हो गया और उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर छा गया। इस वीडियो को रीट्वीट पर रीट्वीट कर रहा है और वो भी कह रही है कि अगर राणा अयूब से कह रही है कि अगर मेरा ये वीडियो रीट्वीट करना है तो क्रेडिट मुझे दे देना। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इससे पता चलता है कि खेल कोई बड़ा था, पीएम मोदी को ह्यूमिलिएट करना था, बदनाम करना था, और कहीं ना कहीं जो कसक है राहुल गांधी के मन में वो बंगाल में हार की भी है। नहीं, बिल्कुल। आप सोचिए, कांग्रेस के नेताओं की जो सबसे बड़ी एक मन में बेचैनी होती है या एक इश्यू होता है कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम में, वो क्या होता है अंजू जी? कोई भी नेता जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है या कांग्रेस से दुखी है, वो क्या कहता है कि हमको आला कमान से मिलने का टाइम नहीं मिल पाता। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने बिजी होते हैं कि हमको समय नहीं देते। हम साल साल भर वेट करते रहते हैं, हमसे मिलने का हमको समय नहीं दिया जाता। और ये वो लोग हैं जो अपने अपने राज्यों में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस को, या मिनिस्टर हैं कहीं पे, या उस तरीके का है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी, वो उनको समय नहीं देते। और यहाँ पे आधे घंटे के अंदर में एक अननोन हैंडल, अननोन कंट्री से आपको टैग भी नहीं किया उसने एक ट्वीट किया है और आपने उसको कोट ट्वीट कर दिया और इंटरव्यू देने को तैयार हो गए कि टाइम फिक्स करो, मैं इंटरव्यू पे बात करना चाहता हूँ। पीएम मोदी ने नहीं बात सुनी तुम्हारी, मैं सुनने के लिए हूँ। ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ यही एक्चुअली ज्यादा क्लियर करता है जी। देखिए, कोई अगर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, मान के चलिए जैसे मोदी जी एक्टिव हैं, कांग्रेस में आप देखिए तो डॉक्टर शशि थरूर एक्टिव हैं, एक तीसरी पार्टी में ओमर अब्दुल्ला एक्टिव है, ये अगर इस तरीके के रिप्लाई देते तो मैं फिर भी समझता। राहुल गांधी तो वैसा भी नहीं है, उसकी तो पूरी टीम चलाती है, ट्रोल्स भरे रहते हैं और उनका खुद का व्यक्तित्व वैसा रहे कि जवाब नहीं देते, किसी से मिलते नहीं है, टाइम लेते हैं, एकदम राजशाही वाला हिसाब किताब। यहाँ पे एक एमेच्योर पत्रकार को इस तरीके से जवाब देना, जो कल तक सिर्फ टिकटॉक पे थी, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये मैसेजिंग बाहर से आई है। और चाइना से आई है कि सोरोस से आई है, ये तो राहुल गांधी बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है इतनी सारी, वो शायद इसीलिए है कि इतने ज्यादा वर्ल्ड प्रेशर में भी भारत किस तरीके से रशिया यूएस दोनों से दोस्ती बनाए रखा हुआ है, ईरान और इजराइल दोनों से दोस्ती रखा है, रशिया यूक्रेन दोनों से दोस्ती रखा है, और उस बीच में ट्रैवल भी कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज अलग अलग तरीके के, चाहे वो यूएई हो, नीदरलैंड हो, नॉर्वे हो, इटली हो, और सबसे अपने देश के रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और हमारे देश का कुछ अच्छा करना चाह रहे। तो मुझे लगता है कि इसकी भी बौखलाहट है कि भाई लास्ट टाइम तो इंदिरा गांधी गई थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी जी ने। तो ये बौखलाहट है। तो ये शो करता है अंजू जी कि हमारा देश सही रास्ते पर चल रहा है। बिल्कुल हमारा देश सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन जिस तरह का प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया था, ये भी सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब इन्होंने ट्वीट किया उस पत्रकार का या टिकटॉकर का, तो उसके बाद इनकी पोल पट्टी खुद खुलती चली जा रही है। और जो उतावलापन राहुल गांधी ने इंटरव्यू देने को देकर दिखाया है, उससे भी समझ में आ गया है कि ये कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, कोई और टूल किट है जो इनको चला रहा है, कोई मास्टरमाइंड है जिसने ये पूरा प्लान किया था। इनकी पोल पट्टी, इनका पूरा जो एजेंडा है वो खुद ब खुद एक्सपोज हो गया है। और देश की जनता को भी समझना चाहिए कि एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, किस हद तक जा सकता है पीएम मोदी को हार्म करने में, उनकी इमेज को टार्निश करने में, उनको ह्यूमिलिएट करने में। और जनता तो जवाब दे ही रही है ना राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को। अब वो किस लिए दे रही है वो तो उनको अब समझ में आ जाना चाहिए। आपने शशांक जी समय निकाल कर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।